सबसे पहले हम बात करेंगे आज एसएसपी मनी एंड क्रेडिट के बारे में। तो मनी एंड क्रेडिट, जैसे नाम पता चल रहा है मनी एंड क्रेडिट, तो मनी मतलब धन, पैसा। तो ये क्या होता है? मनी होता है क्या? मनी जो है ना वो कुछ नहीं होता, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई यूज नहीं होता, अपना पर्सनल कोई यूज नहीं होता। ठीक है। अब जैसे पुराना 500 का नोट मैं ले लूं जो बंद हो चुका है और उसको मैं कहूं कि ठीक है भाई चलो आज मैं इस 500 रुपए की शॉपिंग करने जाता हूं, क्या कोई उसे लेगा? बिकॉज इट इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय आवर गवर्नमेंट। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या होता था ना कि जैसे कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे पास नहीं है तो क्या करते थे, हम बदले में कुछ चीजें दे देते थे, किसी को दूसरी चीज दे देते थे। ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में हमारे पास क्या है कि अब उसमें भी एक चीज आती थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसको पैदा किया जाता था। अब जैसे मान लिया किसी को एक आइसक्रीम बेचने वाला गांव में आता था पहले, तो उसको क्या करते थे? अनाज दे दिया जाता था। अब वो अनाज दे दिया गया और अनाज को वो जाके दुकान पे बेचता था, दुकान वाला उसे पैसे देता था। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, इस केस में भी क्या पता चल रहा है? इस केस में भी ये पता चल रहा है कि अभी भी उसको पैसा तो मिल ही रहा है ना, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब उसके बदले में हम कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिससे हम कोई भी चीज जाएंगे और खरीद लेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या है कि जैसे मान लिया एक जूते वाला है, उसको जूता बेचना है, एक किसान को उससे जूता खरीदना है, तो वो क्या करेगा? उसको कहेगा मेरे को जूता दे दो, तो वो कहेगा ठीक है जूता ले लो। वो कहेगा मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। अब उसके पास अनाज मान लिया ऑलरेडी है, तो वो अनाज का क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, तो उसे अनाज नहीं चाहिए। अब वो क्या करेगा? उस अनाज को, अगर उससे अनाज ले भी लेगा क्योंकि उसको जूता बेचना है, वो जूता उसको दे देगा, उससे अनाज ले लेगा। फिर उसको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको अनाज की जरूरत है और उसको वो चीज मिल जाए जो जिसकी उसको जरूरत है। तो वो होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये अपने आप से डेवलप ही करना होता था एक तरीके से, ये डेवलप करना हुआ। क्या हुआ? डेवलप करना हुआ। तो ये बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए जब गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट अपनी एक करेंसी इश्यू करती है और उस करेंसी को कहते हैं मनी, जिसके बदले में कोई भी चीज एक्सचेंज की जा सकती है। और ये ऐसा मीडियम होता है जो कि गवर्नमेंट से ऑथोराइज होता है। आप में कहीं भी जाके, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है और उन्होंने यहाँ की करेंसी को ऑथोराइज किया, किसके फॉर्म में? रुपी के फॉर्म में। आप रुपी से कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं इंडिया के अंदर, दैट इज ऑथोराइज। कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि भाई आप ये सामान खरीद लो, मैं उसके पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ऐसी चीज है कि जो उसको जरूरत है, तो वो आपसे बार्गेन कर सकता है कि भाई मुझे ये दे दो और तुम ये चीज ले जाओ। बट आप कहो कि नहीं मुझे तो पैसों में ही डील करना है, तो वो पैसों में डील करना पड़ेगा, उसको वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं तो क्या है, वो लीगली उसका क्या कर रहा है भाई? लीगली ये क्या है? ऑथोराइज नहीं है। लीगली क्या है? ऑथोराइज नहीं है, तो उसके खिलाफ केस बन सकता है। तो इसलिए उसको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मनी। तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया? अब ये पेपर में हो सकता है, पेपर की फॉर्म में होता है, और किसके फॉर्म में होता है? कॉइन्स की फॉर्म में होता है। ये दो फॉर्म इसके मेनली हम यूज करते हैं, लेकिन आजकल तो हम बहुत सारे फॉर्म में मनी को यूज कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डिजिटल मनी कहते हैं ना। तो उसकी बात में करेंगे। पहले ये है कि हम पहले क्या करते थे। पहले हम लोग किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए क्या करते थे? जो है वो होते थे हमारे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इनमें एक्सचेंज करते थे, उसमें चलता था। तो ये क्या है? ये क्या है? एक्सपेंसिव चीजें हैं। अब जैसे सपोज करें गांव में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक कुल्फी वाला आया और कुल्फी वाले ने कुल्फी दी और उसने कहा मेरे को तो आधा किलो अनाज चाहिए, उसने आधा किलो अनाज ले लिया। और अनाज की कीमत सपोज करें 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो है, तो वो अनाज कितने का हो गया? 10 रुपए का। और कुल्फी है वो 2 रुपए की। आपके घर पे अवेलेबल था, अनाज उठा के आपने पकड़ा दे, तो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट थिंग। तो उस केस में तो आपने उसको आधा किलो अनाज दे दिया, उसने जाके दुकानदार को बेच दिया 10 रुपए में। तो 2 रुपए की कुल्फी कितने में बेच दी? 10 रुपए में। तो उसने 500 टाइम्स मुनाफा कमा लिया उस पर। ठीक है, समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर हमारे पास मनी होती
हम उससे क्या पूछते, कितने रुपए की है, हम क्या पूछते उससे, कितने रुपए की है। दिस इज द पावर ऑफ मनी। इन प्रीवियस केस जो हमने देखा उसमें वो हमें कह रहा आधा किलो अनाज दे दो, हमारे घर पे पड़ा है, हमने उठा के दे दिया। ही नो द वैल्यू ऑफ दैट बट वी डोंट नो, बिकॉज हमारे पास तो फालतू है ना, तो फालतू चीजें जब ऐसे दे देते हैं, तो ऐसे ही होता था पहले, एक्सपेंसिव चीजें ऐसे उठा के दे देते थे। इंडिया के अंदर जो इतना सोना था कि हम लोग सोने की चिड़िया कहलाते थे, वो यही था, क्योंकि पहले क्या था ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी के रूप में तो था नहीं, और इंटरनेशनली जो हम ट्रेड करते थे, वो ट्रेड करने में हम के लोग क्या करते थे, हम लोग स्पाइसेस बहुत बेचते थे, बिकॉज हमारी कंट्री में स्पाइसेस बहुत होते हैं, कॉटन, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे। और पहले क्या होता था, अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी है भी, तो हर कंट्री का अपना अलग होता था, और ग्लोबलाइज्ड वी वर नॉट कनेक्टेड, तो वहां से सिर्फ एक ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज बचता था, एंड दैट वाज एक्सपेंसिव मेटल्स, जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, इनकी बात करते थे। तो ऐसे हम वहां से एक्सपोर्ट करके गोल्ड लाते थे, तो हम यहां से अपने रॉ मटेरियल को बेचते थे और वहां से गोल्ड इकट्ठा करते थे। तो ऐसे कर करके हमने बहुत एक्सपोर्ट किया और बहुत गोल्ड को लेके आए, वहां से आए तो सोने की चिड़िया बन गए। बट अगर आप आज जाएं और वहां कुछ भी बेचें, अब यहां से अब घर बैठ के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहां से स्पाइसेस बेच दिए, और वहां पे जब उन्होंने खरीदेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको डॉलर में पे कर देंगे, अपनी करेंसी में ना करके डॉलर में पे कर देंगे, जो ग्लोबल जो है आज एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या वो आपको गोल्ड ट्रांसफर कर देंगे, नहीं ना। तो अब वो लिमिटेड हो गया, जिसके पास जो था वो एक्सचेंज पहले हो चुका, अभी क्या है, जो भी होता है आपका सिर्फ करेंसी में डील होती है। समझ में आ गया। अब ये जो आपका करेंसी है, ये कौन ऑथोराइज करता है, गवर्नमेंट। तो हमारी जो करेंसी है दैट इज रुपीज, दैट इज रुपी, जिसका अपना एक सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी, ऑथोराइज्ड बाय कौन सी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इनको कौन बनाता है, आरबीआई, जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसको बनाता है, वो उसको बनाएगा और पब्लिश करके मार्केट में भेज देगा। नाउ अब बात करते हैं कि जो पैसा होता है, करेंसी है, वो करेंसी किसके अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई जो करेंसी है दैट इज फॉर कंट्री, नॉट फॉर स्टेट्स। हर एक स्टेट में अलग अलग थोड़ी होती करेंसी, करेंसी तो क्या होती है, सबकी अपनी एक है, पूरी कंट्री की एक है। और पूरी कंट्री की जब बात आती है तो उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट हम लोगों ने बनाई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग विद मनी। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बंद किए थे, जो पुरानी करेंसी थी उसको बंद कर दिया था, 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था, और धीरे धीरे करके सारी करेंसी को चेंज कर दिया था। अब उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम जो ये करप्शन हो रहा है उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, एकदम से इस चीज को बंद करके किसी को ना पता लगे और जो वो है अपनी चीजों को एक्सचेंज ना कर पाए, तो उन्होंने अचानक से बंद कर दिया। लेकिन अगर बाकी सब भी इन्वॉल्व होते तो सबसे डिसाइड करना पड़ता, डिस्कशन करना पड़ता, फिर डिसाइड होता। तो लेकिन यहां ऐसा नहीं था, वो अकेले उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, अकेले उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया। तो जैसे हमने मनी देखा, मनी क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब मैं दुकानदार के पास गया, भाई 2 रुपए की टॉफी दे दे, तो वो क्या कह सकता है, टॉफी नहीं है, या कौन सी टॉफी चाहिए, या आपको मैं नहीं देना चाहता, वो ये कह सकता है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता भाई मैं इन पैसों की नहीं दे सकते, पैसे नहीं एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं कह सकता, दैट इज इलीगल, दैट इज इलीगल। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तो मॉडर्न फॉर्म में ना हमारी अलग चीजें भी आती है, लाइक पेटीएम। आप लोगों को एक केस स्टडी बताता हूं कि जो हमारी टॉफी है, टॉफी, कितने बच्चे यहां पे, अब तुम लोग बैठे हो, कितने ऐसे हैं जो डेली टॉफी खाते हैं, हाथ ऊपर करो जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 बच्चे ऐसे हैं जो डेली टॉफी खाते हैं। लेकिन बाकी बच्चे तो टॉफी खा नहीं रहे रोज, तो बाकी बच्चे टॉफी कब खाते हैं, बाकी बच्चे टॉफी जब खाते हैं जब दुकानदार कहते हैं मेरे पास 2 रुपए को लेने ले, 2 टॉफी ले जाए ना, वो होता है। अब क्या हो गया, जब आपको टॉफी खानी नहीं है, वो 2 टॉफी आप लाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, रहने दो भैया, मैं पेटीएम कर रहा हूं, मैं गूगल पे कर रहा हूं, अमेजोन पे कर रहा हूं, कुछ भी ऐसा करके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दोगे वहां। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते ही क्या हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते ही क्या हो जाएगा, वो 2 टॉफी बिकनी बंद हो जाएगी। तो जब से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आया है, तो मेनली कब आया, लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में जब ये चीजें आई ना, तो फटाक से डिक्लाइन में चला गया उनका सेल्स, पूरा का पूरा सेल्स बर्बाद हो गया उनका।
तो ये बहुत बड़ा एक लॉस हुआ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टॉफीज। तो उनकी टॉफीज में की सेल्स में भारी गिरावट आई, जबकि जबकि उल्टा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लॉकडाउन लगाया, चलो बैठ के और कुछ नहीं तो टॉफी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो दिस वाज द वे कि वो अपनी सेल्स को बूस्ट करते थे। हर एक दुकानदार ऐसे ही करता था, ठीक है। अब जैसे वो दुकानदार वहां बैठे पीछे, है ना, है भाई, अब तेरे से कुछ खरीदने लगे, 2 रुपए तेरे पास नहीं है, तू क्या कहेगा? तो ये तो कहेगा 4 चने खा ले, क्या कहेगा? 2 टॉफी ले लो, बस वही एक ऑप्शन है। तो हमारे पास करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में क्या आ गया? पेपर नोट्स, कॉइन्स, करेंसी, ठीक है। अब इसमें हमारे ऑनलाइन फॉर्मेट भी आ गए, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जो आपका बैंकिंग है वो पूरा का पूरा इंटरनेट बैंकिंग बन गया। क्या बन गया? इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होने लगे। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आ गए पेमेंट के लिए। तो जिसमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारी इंडिया में करने वाला कौन है? पेटीएम। समझ में आ गया? तो ये क्या है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है। सेकंड, ये करेंसी की बात करें कि करेंसी में क्या क्या चीजें हैं। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप जाके कहीं दुबई वालों को, ले भाई मेरी गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, तू कैसे नहीं लेगा? वो कहेगा भाग यहाँ से, वो कहेगा भाग यहाँ से। मेरे यहाँ मेरी गवर्नमेंट का ऑथराइज करेंसी चलेगी। तो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन ऑथराइज करेंसी। फिर हम उनको एक्सचेंज करते हैं। तो वो जो एक्सचेंज होता है दैट इज डिसाइडेड कि भाई किसकी करेंसी टॉप पे है, किसकी नीचे है। तो वो जो है एक लेवल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर करते हैं। लाइक डॉलर है, 82 रुपीज खर्च करके $1 कमाया जा सकता है। समझ में आ गया? तो लाइकवाइज फिर जो ये करेंसी है इसको इश्यू कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला, मोदी जी आए और उन्होंने कहा कल से नोट बंद है। तो सारी की सारी बात किस पे टिक गई आके? नहीं, आरबीआई पे नहीं टिकी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे टिकी, मोदी जी पे टिकी। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया आरबीआई को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखा आरबीआई इश्यूज करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ। तो पैसा तो इश्यू तो है ना, मोदी जी कर रहे हैं, पैसा इश्यू तो मोदी जी कर रहे हैं, बस आरबीआई तो उसको फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया? फिर है कि द लॉज लीगलाइज द यूज ऑफ रूपी। लॉज, तो हमने इसमें लॉ में मेंशन कर दिया कि भाई जो भी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो हमारा करेंसी है रूपी, उसको लीगलाइज कर दो। लीगलाइज करने का मतलब क्या है कि कोई भी हम पेमेंट इंडिया के अंदर कर रहे हैं वो रुपीज में कर रहे हैं। अगर कोई रुपी में पेमेंट करना चाहता है तो हम उसे ये नहीं कह सकते नहीं तुझे डॉलर में करना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। इंडिया के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है दैट विल बी सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ रूपी। समझ में आ गया? तो इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर नहीं कर सकते उसको रिफ्यूज। जो भी ट्रांजैक्शन सेटल करने हैं वो रुपीज में हो जाएंगे इंडिया के अंदर। समझ में आ गया? Therefore, rupee is widely accepted as medium of exchange। तो रुपी को हम अपने इंडिया के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेटलिंग क्या है? कोई भी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेटल करने के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। Therefore, it is said as कि it is widely accepted। It is widely। Widely क्या होता है? मतलब ये हर जगह ही होगा। अब देश के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, खुल के कैसे भाई? वाइडली मतलब हर एक कोने में, हर एक घर में, हर एक दुकान पे, हर एक कंपनी में, हर एक जो है आपका जो भी जुरिस्डिक्शन है जिस भी स्टेट का, हर जगह, तो हर जगह ये एक्सेप्टेड है। समझ में आ गया? अब इसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई कर रही है। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई खुद तो नहीं जाएगा सब जगह और सारी चीजें करेगा। तो इसको देखने के लिए, उसको देखने लाइक यू जस्ट इमेजिन कि एक कंपनी है, उसका एक सीईओ है। उसका कौन है? सीईओ। तो कंपनी का मालिक हो गया, कंपनी के मालिक ने एक सीईओ बना दिया। अब वो सीईओ क्या करेगा? सारे डिसीजंस लेगा। अब वो जब सारे डिसीजंस लेता है अपने नीचे मैनेजर रखता है, फिर वो मैनेजर डील करता है किससे? अपने एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज से डील करेगा तो वो किससे डील करेंगे? फिर क्लाइंट से। लाइकवाइज यहां जो हमारा सीईओ है दैट इज आरबीआई, दैट इज आरबीआई। लेकिन उसका मालिक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार है ना भाई। हमारा देश, हमारी करेंसी तो होगी जब हमारा देश है, तो वो उसी में काम करेगा। ठीक है? तो अब यहां हमारी कंपनी का मालिक कौन है? भारत सरकार।
लेकिन उसमें सीईओ कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ऑर्डर करेंगे किसको? एक अनदर सीईओ जो उसके साथ काम कर रहा है, दैट इज आरबीआई। फिर वो अपने मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शन पास करेंगे, तो उसे मैनेजर रखने पड़ेंगे, और वो सारे मैनेजर्स कौन है? बैंक्स। तो बैंक्स विल डील ऑल दीज ट्रांजैक्शंस, वो सारे काम को देखेंगे। अब फिर वो हमारे जो मैनेजर्स हैं वो किसको बताते हैं? वो किसको बताते हैं? एम्प्लॉइज को। तो उनके नीचे काम जो कर रहे हैं बैंक्स में, उन सबको गाइडलाइंस देंगे ऐसे ऐसे काम करने। फिर उसके बाद वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करेंगे। वो क्लाइंट्स कौन है? हम लोग। तो ऐसे करके हमारा जो मनी है वो पूरा रेगुलेट होता है किसी भी कंट्री के अंदर। तो उसमें कौन कौन इंक्लूडेड हो गए? भारत सरकार इंक्लूडेड हो गई, आरबीआई इंक्लूडेड हो गई, बैंक्स इंक्लूडेड हो गए, फिर उनका सिस्टम इंक्लूडेड हो गया, और फिर पूरी कंट्री आ गई, सब लोग उससे जुड़ गए। दिस इज द करेंसी। समझ में आ गया सबको? अब जैसे हमने बात करी कि पूरी कंट्री के लोगों के साथ जो लेन देन है वो किसके थ्रू होता है? बैंक्स के थ्रू। तो बैंक्स में डिपॉजिट होते हैं। बैंक्स में क्या होते हैं? डिपॉजिट। व्हाट इज बैंक? बैंक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब ये लड़की है, इस लड़की के पास एक भी पैसा नहीं है। ये मुझे बोली सर मुझे 10,000 रुपए दे दो। मैं बोला क्यों? अरे खो जाएंगे सर आपसे, मुझे दे दो मैं रख लूंगी। मैंने बोला ठीक है यार बढ़िया है, मेरे पास मुझे सेव करना पड़ेगा, उनको जो है वो करना पड़ेगा कि भाई संभाल के रखना पड़ेगा। अब ये मेरी परिचित है। परिचित का मतलब क्या है? मेरी जानने वाली है। तो मेरे जानने वाली है तो मैंने इसको पैसे देते हुए मेरे पास एक सिक्योरिटी है कि मेरे पैसा इसके पास सेफ है। लाइकवाइज बैंक्स एक ऐसा वो है ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसके द्वारा रेगुलेट होता है? आरबीआई के। एंड आरबीआई फॉलोज द गाइडलाइंस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ट्रस्टेड है, वो कहीं नहीं जाएगा पैसा। भाई ये तो किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया ना हम लोगों के लिए। लाइकवाइज अब ये मेरे से परिचित है, ये पैसा लेके नहीं जाएगी। ऐसे बैंक हमारे लिए परिचित होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन जो कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तरीके से वैसे कहने के लिए आरबीआई उसको फॉलो कराती है, सारे रूल्स आरबीआई के फॉलो करता है, बट बनाता कौन है? सारी चीजें हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये डिपॉजिट्स इन बैंक्स में जो कहानी आती है, बैंक की कहानी के बाद, अब इस लड़की की जैसे हम बात कर रहे थे, इसने मेरे से 10,000 रुपए ले लिए और ये मेरे को ये भी कह रही है मैं आपके पैसे संभाल के रखूंगा, मैं बड़ा खुश हूं पैसे संभाल रही है। ऊपर से इसने कहा सर आप 10,000 दो, जब आप वापस लोगे ना मैं आपको 10,500 वापस करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने बाद लेना। फिर आप, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो एक्स्ट्रा, मैंने उठा के इसको दे दिया 6 महीने के लिए। अब मुझे तो लग रहा है, मैं बैठ के सोच रहा हूँ यार ये लड़की बड़ी अजीब है, मैं पैसे की रखवाली भी करेगी और 500 रुपए ज्यादा भी देगी। क्यों देगी? बिकॉज शी हैज सम बेनिफिट्स। वो कौन से बेनिफिट्स हैं? इसने मेरे से 10,000 लिए, इन 4 को मार दिए। लो भाई तेरे को कितने की जरूरत है? 5,000 की, ले 5 पकड़, 6 वापस देने तुझे। उसको जरूरत है, वो कहेगा हाँ जी ठीक है मैं 6 आपको वापस दे दूंगा। उसको दे दिया, उसको दे दिया, ऐसे करके इसने 10 के बना लिए 14, 10 के बना लिए 14। अब बात आती है कि 6 महीने हो जाते हैं और 6 महीने के बाद ये लड़की को मैं कहता हूं मेरे पैसे दे दो, लो पकड़ो 10,500 रुपए। और फर्स्ट टाइम काम कर रही है तो मेरे को कुछ ऐसा भी दिखाएगी कि आगे चल के मैं इससे काम कराऊं। तो बोली 10,500 अपने ले लो और प्लस 400 रुपए हमारे मैंने आपको गिफ्ट में दे दिए, तो 10,900 ले जाओ। फर्स्ट टाइम है, आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम मेरे पे ट्रस्ट किया ना, मैं उसका आपको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट दे दूं अपनी तरफ से। मैं बोला ले पकड़ 10,900, तू ही पकड़, अगली बार कितने देगी, अगली बार कितने पैसे वापस करेगी? ये तुरंत बोली अगली बार 13,000 ले लेना, लो जी पकड़ो। इसने लिए फिर पकड़ा दी दूसरों को, उनसे फिर कमाएगी। लेकिन जब इसने मेरे को 10,900 दिए थे तो 1,000 उससे लिए, 500 उससे लिए, 700 उससे लिए, इसने 2,500-3,000 रुपए एक्स्ट्रा बना लिए और मेरे को उनमें से कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 900, 1,600 रुपए अपनी जेब में रख लिए। लेकिन इसने मेरे को धोखा थोड़ा ही दिया, इसने क्या किया? बिजनेस किया उस पैसे से, इसने एक रिस्क लिया। उन लोगों को मैं नहीं जानता, मैं नहीं बांट सकता, लेकिन ये उन लोगों को जानती है। इसने उनको पैसे देके उनकी जरूरत पूरी कर दी और उस जरूरत से कुछ कमाई खुद भी कर ली, कुछ मुझे भी दे दिया। लाइक दिस बैंक वर्क्स। बैंक के पास कुछ अपना कुछ नहीं है, हम लोगों से पैसे लेते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। अब हम लोगों को 2 फायदे हैं, हमारा पैसा सेफ है और हमें उस पर कुछ रिटर्न मिलता है। उसी पैसे को बैंक आगे लोगों को दे देता है। तो यहां से 2 चीजें चलती हैं, डिपॉजिट्स एंड लोन्स। डिपॉजिट एंड लोन, सारी कहानी यहां टिकी जाती है इस चैप्टर की।
तो डिपॉजिट एंड लोन्स, तो बात कर रहे हैं अभी सिर्फ डिपॉजिट्स की। व्हाट आर डिपॉजिट्स? जितना एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास है उस एक्स्ट्रा पैसे को बैंक में रख देना है और उसके बदले में हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगी सिक्योरिटी और दूसरा उस पर कुछ रिटर्न मिलेगा, दैट इज। तो अनदर फॉर्म ऑफ मनी इज डिपॉजिट विद बैंक्स, डिपॉजिट विद बैंक्स। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा कैश इन देयर नेम। एक्स्ट्रा कैश इन देयर नेम का मतलब क्या है? हम जाते हैं, हमें पैसा जमा करना है, तो लीगल तरीके से होता है, बिकॉज दिस इज अ लीगल ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रूव्ड है किससे? आरबीआई से। समझ में आ गया? तो ये हमारे लिए इंडियन गवर्नमेंट है एक तरीके से। ये क्या है हमारे लिए? इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि पैसा दे दो, तुम्हारा पैसा सेफ है, कहीं नहीं जाना, मेरे पे ट्रस्ट करो। और हमने गवर्नमेंट बनाई है वोटिंग करके, तो वो हमारी गवर्नमेंट, हम ट्रस्ट करेंगे। जैसे ये लड़की मेरी परिचित थी, ऐसी गवर्नमेंट मेरी परिचित है, तो वो जो भी कहेगी वो एक सच होगा। तो उसके लिए मैं अपना जितना एक्स्ट्रा कैश है उसके लिए मैं अपने नाम, इन देयर नेम का मतलब है कि हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अपने नाम पे अकाउंट खुलवाते हैं, जिससे हमारी एक आइडेंटिटी होती है, उस नाम से हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो सारे ट्रांजैक्शन मेरे थ्रू होंगे, मेरी परमिशन से होंगे, जो भी काम होगा मेरे नाम से होगा। तो दैट इज कॉल्ड देयर अकाउंट, दैट इज कॉल्ड देयर अकाउंट। तो पहली चीज हो गई कि डिपॉजिट विद बैंक इन देयर नेम। इन देयर नेम का मतलब बैंक के नाम पे नहीं, अपने नाम पे एक अकाउंट खोल के वहां डाल देते। बैंक एक्सेप्ट दीज डिपॉजिट्स, बैंक एक्सेप्ट दीज डिपॉजिट्स, इन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। क्यों? वही लड़की वाली बात है, क्योंकि उसको आगे प्रॉफिट कमाना है और हमें भी कुछ कमा के देना है। दैट इज प्योरली बिजनेस, दैट इज प्योरली बिजनेस, जिसमें वो हमें सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। पीपल हैव प्रोविजंस टू विड्रॉ द मनी एंड व्हेन दे रिक्वायर। इसका मतलब होता है, देखिए इन दोनों पॉइंट को इकट्ठा पढ़ना है, इन दोनों पॉइंट को इकट्ठा समझना है। People have the provisions to withdraw the money and when they require, because most important thing क्या है? ये पैसा मेरा है, मेरे नाम पे अकाउंट है, मेरे हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। ये पैसा मैं जिसको चाहूं दे सकता हूं। मैंने इस लड़की से लेके वापस किसी और को दे दिया, तो लेकिन उसमें भी क्या है कि भाई ये मेरे नाम का है, तो जब मैं चाहूं इस पैसे को वापस निकाल सकता हूं और डाल सकता हूं बैंक में। ठीक है, तो दो टाइप है। एक क्या है कि भाई डिमांड में पैसा चाहिए, एक है कि मैंने फिक्स टाइम के लिए रख दिया। फिक्स टाइम के लिए होता है तो वो फिक्स डिपॉजिट होता है, और कभी भी डिमांड पे आप अपनी निकालो तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, बिकॉज पीपल हैव द प्रोविजन टू विथड्रॉ द मनी एंड व्हेन दे रिक्वायर। जब भी रिक्वायर्ड है आप इस पैसे को निकाल लो, जैसे चाहे यूज कर लो, इसलिए डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट किया, अपनी डिमांड पे निकाल लिया। फिर है पेमेंट थ्रू चेक। बैंक एक ऑथोराइज्ड पेपर देता है जिसपे मेंशन होता है कि आप किसके नाम पे पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसके नाम पे पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। उस पे आपका अकाउंट नंबर होता है, आपके इनिशियल्स होते हैं, और वो आपके नाम से रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं बैंक अकाउंट। तो उस अकाउंट नंबर से एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर दिया जाता है, यूनिक होता है हर किसी के लिए, जो किसी से मैच नहीं करेगा। उसके थ्रू हम चेक पे परमिशन देते हैं साइन करके, क्योंकि हमारा फेस उनके लिए ये पेमेंट्स हमेशा ऐसे होते हैं जहां हमें नहीं जाना। हम चाहे तो जा सकते हैं, नहीं तो हमने पेपर पे लिख के दे दे, ले भाई मेरे साइन करके ले जाओ, ये पैसा तुम निकाल लो, तुम्हें दे देंगे बैंक वाले। तो वो ऐसा करते हैं, तो दैट इज पेमेंट थ्रू चेक। फिर उसके बाद आती है नेट बैंकिंग, जैसे हम करते हैं। तो वो क्या होता है कि हम ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देयर आल्सो सेम प्रोसीजर इज फॉलोड। क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? प्रोसीजर इज कि हमें क्या करना है, हमने वहां भी उसके अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर करना है, वो भी यूनिक है। हम अपने अकाउंट से आईडी से लेके जा रहे हैं, तो हमें बैंक एक परमिशन देता है कि नेट बैंकिंग के थ्रू आपकी एक यूनिक आईडी बना के आपको परमिशन देते हैं कि आप एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट को। और वो डिफरेंट एप्स के थ्रू भी होता है, लाइक अमेजन पे, गूगल पे, आपका फोन पे एंड पेटीएम, ये सब कुछ हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो डिपॉजिट एंड बैंक्स आपको क्लियर हो गया?